कदाफी स्टेडियम के इस पिच पे ना अगर किसी ने रन्स नहीं किए तो वो तो भले ही बैटिंग छोड़ दे, क्योंकि ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी किसी भी बैटर के लिए कि आए और रन्स करें, क्योंकि ये बहुत ही फटा पिच था। बल्कि पिच तो मैं कहूँगा नहीं, ये एक सड़क थी और बिल्कुल ही मोटरवे की तरह की सड़क थी जिसमें कोई बम्प नहीं था, कोई मसला मसाइल नहीं था, सीधा बल्ले पे बॉल आ रहा था, जहाँ चाहिए प्लेस कीजिए, टाइम कीजिए और बाउंड्रीज हासिल कीजिए। ये इस तरह का पिच था। तो अपने आप को बहुत अनलकी कंसिडर कर सकते हैं वो बैटर्स जिन्होंने आज मिस आउट किया, जिसके अंदर स्पेशली हमारे दो अपकमिंग बैटर्स शामिल हुसैन और ख्वाजा नाफे, ये टॉप ऑफ द लिस्ट रहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, इतना बड़ा मैच था। अब बड़ा मैच इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं चलो कुछ चुन्ना मुन्ना सा 5% चांस बन जाना था अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स ये मैच जीत जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके ओपनर्स ने ऐसा बुरा आगाज दिया कि शुरू में ही आप मैच हार गए। वो तो भला हो साउथ शकील का और रायली रूसो का और थोड़ा सा भी डेविड वार्नर का, वो मैं बाद में बताता हूँ क्यों। लेकिन उनकी जो पार्टनरशिप लगी 140 प्लस की, 148 रन की शायद वो पार्टनरशिप थी, जिस पार्टनरशिप ने उनको उस मुश्किलात से तो एक दफ़ा निकाल लिया, लेकिन टोटल मुश्किल से नहीं निकाल सके। 195 रन मुझे लगता है इस पिच पे फिर भी थोड़े थे। ये पिच था 230, 235, 240 रन करने वाला पिच था। अगर वो अच्छा स्टार्ट मिला होता और फिर ये पार्टनरशिप लगती तो यकीनन 230, 35, 40 हो सकते थे। 195 तो अभी भी कर गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट थी वो ओपनिंग पार्टनरशिप, जो अपॉर्चुनिटी इन दोनों को दी गई वो ज़ाया हो गई दोनों यंगस्टर्स की जानिब से। टॉस जीता कराची किंग्स ने और कोई उनको हिचकिचाहट नहीं हुई पहले बॉलिंग करते हुए, क्योंकि इससे पिछला मैच जो वो जीते थे वो भी उन्होंने पहले बॉलिंग करके जीता था। क्या शानदार चेंज किया था उस मैच में भी, और ऐसा लग रहा था कि शायद उसी का ही आज रेपिटेशन है, सिर्फ ये कि विकेट्स कम गिरे हुए। वैसे ही डेविड वार्नर बैटिंग कर रहे थे, ऐसे लग रहा है ये पिच पे मौजूद थे, कहीं गए ही नहीं, होटल गए ही नहीं, यहीं रह गए, उसी तरीके से बैटिंग कर रहे थे। और ख़ास बात मालूम है क्या है इस बैटिंग की, कि वो कोई ज़ोरदार हिट नहीं मार रहे थे, कुछ स्लॉगिंग नहीं कर रहे थे, कोई बड़ी हिट्स नहीं मार रहे थे, वो प्लेस कर रहे थे, टाइम कर रहे थे, सिर्फ गैप्स ढूंढ रहे थे। और ये पिच ही ऐसा था जहाँ पे आपने सिर्फ गैप ढूंढना था और गैप मिलना था, क्योंकि बल्ले पे बॉल अच्छे तरीके से आ रहा था, इवन बाउंस था, कोई ज़्यादा थ्रेट था नहीं बॉलिंग लाइनअप के अंदर, इसलिए वो ना बहुत ही आसानी से रन होने थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 30 रन कम किए, क्योंकि बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं था, यकीन कीजिए कुछ भी नहीं था, ना टर्न था, ना कोई एक्स्ट्रा कोई बाउंस था, ना कोई उस तरीके से मूवमेंट थी दिन के टाइम। और गर्मी ना पूछो, लाहौर की जी आज गर्मी सी ना जी, 43 तक 43 डिग्री तक गया है आज पारा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल था फील्डर्स के लिए भी और बॉलर्स के लिए भी। और हमने देखा भी कि जिस तरीके से कराची के फील्डर्स ने कैच भी छोड़े, मिस फील्डिंग भी हुई, वो गर्मी का असर, क्योंकि नई नई गर्मी है, आदत नहीं है, तो इस वजह से काफ़ी उनको मुश्किलात पेश आई। बॉलिंग की अगर बात करें 195 रन, मुझे लगता है कि ये वो पिच था जिसके अंदर जिसके ऊपर आप एहसानुल्लाह को खिला सकते थे, कराची किंग्स की अगर बात करें, क्योंकि जब हसन अली ने पहले 2 आउट कर लिए थे ना, तो उसके बाद एक फॉलोअप तगड़ा बॉलर चाहिए था उसी वक्त, देर एंड देन। रिजवानुल्लाह ने अच्छे पीछे बॉल किए, लेकिन उनके भी पेस थोड़ा कम है, तो थोड़ा तजर्बा भी कम है। एहसानुल्लाह थोड़ा ज़रा दिमागी तौर पे भी गर्म है, और गर्मी लगती तो और गर्म होते और आके पटकते। तो ऐसा बॉलर आपको चाहिए था जिसके अंदर थोड़ा सा एक्स फैक्टर होता। अभी बॉलर्स अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बॉलर्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो एक्स फैक्टर मिसिंग था इन फास्ट बॉलर्स के अंदर। देख लीजिए तीनों जो विकेट्स हासिल हुई, तीनों बॉलर्स ने हासिल की, वो तीनों फास्ट बॉलर्स ने हासिल की, हसन अली ने, रिजवानुल्लाह ने और अब्बास अफरीदी ने 2-2। तो यहाँ पे अगर आप उनको खिलाते ना तो वो काफ़ी फ़र्क पड़ सकता था। जाने क्यों एहसानुल्लाह पे इन्होंने ट्रस्ट दिखाया नहीं है, पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही मैच खिलाया। हालांकि इस पिच के ऊपर कराची के अंदर भी एक ऑस्ट्रेलियन सॉइल है, उसके ऊपर भी आप खिला सकते थे, जिसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है फास्ट बॉलर्स को, लेकिन उनकी टीम प्लान, उनके प्लान के मुताबिक वो नहीं बैठते हैं, तो चलिए वो उनका ही नुकसान है। मुझे लगता है कि आज जैसे हसन अली ने शुरू में पहले ओवर में 2 आउट कर लिए थे, अगर एहसानुल्लाह होते तो शायद थोड़ा फ़र्क पड़ सकता था, एक आधा विकेट वो ले सकते थे पीछे बाउंसर्स मार मार के, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उस पार्टनरशिप को बनने दिया। नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम द ब्रिलियंस ऑफ साउथ शकील एंड रायली रूसो, उन्होंने खेला भी बहुत अच्छा, लेकिन उनको बॉलिंग भी वैसी ही मिली। बट 194 रन जब उन्होंने बना लिए तो ऐसा लगा था कि शायद वो गेम में आ गए, शायद वो पार्टी स्पॉयलर्स हो सकते हैं, शायद वो कराची के लिए जो अगला आने वाला है ना वक्त, वो बदमज़ा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हुआ। डेविड वार्नर ने कहा नहीं, मैं तो इस टीम की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है, तो मैं उसको अच्छे तरीके से निभाऊंगा, और उन्होंने वैसे ही किया। उन्होंने जो इनिंग खेली है ना, मतलब मज़ा आ गया देख के, प्रॉपर बैटर्स, डिलाइट जिसे कहते हैं, नीचे खेल के, कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं, इतनी गर्मी में अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, दुक्के तिक्के भाग रहे हैं, जान मार रहे हैं,
तो ऐसा कप्तान आपको चाहिए होता है जो कि बड़े स्टेज के ऊपर अपना हाथ खड़ा करे कि आज मैं करके दिखाऊंगा। उन्होंने तो पिछले मैच में भी करके दिखाया, वो भी एक डू एंड डाई मैच ही था उनके लिए। तो आज भी उन्होंने ऐसा ही किया, मुश्किल हालात के अंदर बहुत ही आसान उन्होंने इनिंग खेली, उनका बहुत अच्छा साथ दिया रिज़ा हेंड्रिक्स ने। एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि रिज़ा हेंड्रिक्स उनसे ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं, स्पेशली आखिर में जिस तरीके से उन्होंने छक्के लगाए अल्जारी जोसेफ को, तो वो तो ऐसा लग रहा था कि वो 100 वो कर जाएंगे, डेविड वॉर्नर नहीं वो कर सकते थे। तो अच्छा लगा देख के कि उनको पास वो मोमेंटम कराची किंग्स के पास आ गया। वो बस दुआ करें कि अगर आज लाहौर कलंदर्स पेशावर ज़ल्मी से हार जाए, कल हैदराबाद भी हार जाए, तो फिर शायद कहीं ना कहीं उनके चांस बन सकते हैं आगे जाने के लिए। कोयटा ग्लेडिएटर्स का सफ़र यहाँ पे तमाम हुआ। डिसअपॉइंटिंग मैं कहूँगा, दो चार मैचेस वो जीते हैं ना, वो हसन नवाज के सर पे ही जीते हैं, यकीन कीजिए, या थोड़ा बहुत इब्रार के सर पे जीते हैं। जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही वो तो हम सबको चाहिए पता ही है, वो उस्मान तारिक रहे। वैसा लगा जैसे उनको थोड़ी मदद चाहिए, या तो स्कोर की मदद चाहिए कि स्कोर लगाओ, आज तो वो भी लगा हुआ था, पिच से नहीं मिल रही थी वो, इस लाहौर में तो उनको बहुत मुश्किल है। तो शायद उनको पिच और या स्कोर की दोनों मदद मिले तभी वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। ऐसा नज़र नहीं आया कि आज ना वो टर्न करने में कामयाब हुए, ना उनके अच्छे एरियाज़ में बॉल थे, ना को पेस में वेरिएशन थी, बहुत ही फ्लैट सी बॉलिंग उन्होंने की। और इनफैक्ट पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही फ्लैट हमें उनकी बॉलिंग दिखाई दी है। क्या बैटर्स ने उनको रीड कर लिया है, क्या बैटर्स को पता चल जाता है कि क्या उनकी मूवमेंट होती है जब वो आखिर में वो जो डिले लेके आते हैं, वो कौन सा ऐसा मोमेंट होता है कि वो अपना बाजू पूरा घुमाते हैं। अगर वो पता चल गया फिर तो वो एक ऑर्डिनरी बॉलर बन जाएंगे, क्योंकि वो ही एक एक्स फैक्टर है जहाँ पे वो थोड़ा सा डिले लेके आते हैं और फिर नीचे से ला के बॉल को वो फिंगर्स के थ्रू टर्न करने की कोशिश करते हैं। आई होप दैट्स नॉट द केस, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर है आने वाले कुछ वक्त के लिए। बट आज कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए तो ओवरऑल एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग मैं कहूँगा उनकी परफॉर्मेंस रही। बॉलर्स में अल्जारी जोसेफ वो भी बहुत ही ऑर्डिनरी लगे। इससे पहले हालांकि जब वो पेशावर ज़ल्मी के लिए खेले थे ना, आई रिमेंबर मैं कमेंट्री कर रहा था PSL में पिछली बार, तो कुछ स्पेल उन्होंने बहुत तगड़े किए थे, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट स्पेल्स किए थे। क्या वो एडजस्ट नहीं हो पाए हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स के कैम्प में? क्योंकि ये भी होता है बहुत बार कि आप आए हैं और आप एक नई टीम से खेल रहे हैं, तो आप वो एडजस्ट कर नहीं पाते, आप वो अपना 100% निकाल नहीं पाते हैं, आप चाह के भी नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि आप शायद खुश नहीं होते हैं। तो क्या ये वजह रही अल्जारी जोसेफ की ना परफॉर्म करने की? टॉम करन भी जाने कहाँ गए, वो अनफिट हो गए, पता नहीं लगा, वो भी आखिर 2-3 मैच वो भी नहीं खेले। इसलिए जब भी आप ऑक्शन पे बैठे ना, तो आप अपने जो पिक्स हैं वो बहुत समझदारी से कीजिए, कंडीशंस के मुताबिक कीजिए। जो एक तो सबसे पहले तो जो प्लेयर पूरा अवेलेबल होगा उसको वो देखिए, उसके बाद कंडीशंस देखिए कि इन कंडीशंस में भले वो बड़ा नाम ना हो बट क्या वो इफेक्टिव हो सकता है। पेशावर ज़ल्मी को देखिए, इतने इफेक्टिव, मुझे लगता है कि ओवरसीज पिक्स में से ना सबसे जो अच्छी पिक्स की हैं वो पेशावर ज़ल्मी ने की हैं, जो सारे एडजस्ट हुए हैं, जिनको शौक भी है, जिनको बड़ा नाम भी बनाना है, जिनको आगे जाना है, वो ऐसे प्लेयर्स उन्होंने पिक किए हैं। और जेम्स बेंच भी उन्होंने पिक किए हैं, हालांकि उनकी जगह नहीं बन रही थी बट स्टिल उन्होंने मैनेज किया किसी न किसी तरीके से जेम्स बेंच को भी डालने का। तो आइंदा के लिए आई एम श्योर ये खैर 10 साल हो गए कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए, आइंदा उनके लिए अब क्या ही होगा, बट स्टिल मैं चाहता हूँ इससे बेहतर पिक्स होती उनकी, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस होती। शायद उनको लगा था कि हमारे पास अबरार और उस्मान तारिक हैं, हमें और किसी बॉलर की जरूरत ही नहीं है, हमें नहीं कंडीशंस परवाह करती है, हर कंडीशन में आउट करेंगे, लाहौर आएंगे तो वहाँ आउट करेंगे, कराची होंगे तो वहाँ आउट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको कंडीशंस को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली प्लेयर देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे उनका तो ओवरऑल एक जो सफ़र था वो इख्तिताम पजीर हुआ, वो आगे नहीं जा पाएंगे। अब रेस है लाहौर कलंदर्स में, हैदराबाद किंग्समैन में और उनके साथ साथ कराची किंग्स में भी। अभी जो मैच शुरू हो चुका है पेशावर ज़ल्मी का और लाहौर कलंदर्स का, ये बहुत एक्साइटिंग है। पेशावर ज़ल्मी अगर जीता है तो कलंदर्स बाहर हो जाएंगे, फिर इन दोनों टीमों के रेस रह जाएगी, फिर देखेंगे कल क्या होता है। तो लेट्स सी, अभी इस मैच पे नज़र रखते हैं, तो इस मैच जब ख़त्म होगा दोबारा आपसे बात करेंगे। टेक केयर, टिल देन।